आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वो कहावत है ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, और कुछ यही हो रहा है इस वक्त देश की सियासत में, जहां दो सबसे बड़े गठबंधन, जिनमें से एक तो है बीजेपी की लीडरशिप वाला एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो कि केंद्र की सत्ता पर काबिज है, और दूसरा है तमाम विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन इंडिया अलायंस, जिसके लीडरशिप को लेकर ही फिलहाल बवाल खुलकर सामने आने लगा है। अब इन दोनों ही गठबंधनों में चल रही भीतरी फाइट अलग अलग एंगल से बाहर आती दिख रही है, और इसी बीच बड़ा झटका लगता दिख रहा है सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को, क्योंकि एनडीए की अहम साथी पार्टी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार एक बार फिर साइलेंट मोड में नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स का एक सबसे तगड़ा और पावरफुल पार्ट माना जाता है। और साथ ही ये कयास भी तेज हो गए हैं कि दूसरी तरफ विपक्षी खेमे यानी इंडिया गठबंधन में छिड़ी लीडरशिप की जंग में ममता बनर्जी को मिल रहे फुल सपोर्ट के चलते नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं। देश भर में इन दिनों सियासी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी खबरें आए दिन सुनने को मिल रही हैं। पहले तो चुनाव की वजह से, और अब कहीं ना कहीं चुनाव के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से, कभी मनमुटाव की खबरें, कभी अलगाव की खबरें, तो कभी दूसरे दल या गठबंधन के लिए झुकाव की खबरों के बीच एनडीए और इंडिया दोनों ही अलायंस में अंदर खाने चल रही उलझनें खुलकर सामने आती दिख रही है। उधर विपक्ष के रोल में बैठे इंडिया महागठबंधन में लीडरशिप को लेकर छिड़ी खींचतान के बीच ममता बनर्जी के दावा ठोकने पर पहले से ही हाय तौबा मची हुई थी कि फिर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बाहर होने के बाद विपक्षी महागठबंधन के बिखरने की खबरें तेज होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की एनडीए गठबंधन वाली सरकार गिरने को लेकर कयासों को हवा मिलनी भी तेज हो चुकी है, जिसकी वजह बन रही है एनडीए की साथी पार्टी जेडीयू के सर्वे सर्वा और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी, वो भी उस मुद्दे को लेकर जो बीजेपी की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर माना जा रहा है। और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या उधर ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने को लेकर छिड़ी कवायद नीतीश कुमार के लिए पाला बदलने का मुफीद मौका बन चुका है, और क्या नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए बिहार चुनाव से पहले देश की सियासत में भी बड़ा खेला करने के मूड में आ चुके हैं। चलिए डिकोड करने की कोशिश करते हैं इस पूरे पॉलिटिकल ताने बाने को इस स्पेशल रिपोर्ट में। अब पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन सा मुद्दा है जिस पर नीतीश कुमार ना तो बीजेपी के सुर में सुर मिला पा रहे हैं और ना ही खुलकर विरोध कर पा रहे हैं, जिसके चलते उनको फिर से चुप्पी अस्त्र का सहारा लेना पड़ रहा है। और इस रवैये पर खुद विपक्ष भी कई तरह के सवाल उठा रहा है। ये मुद्दा है उस वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक का जिसे केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया। हालांकि संसद में वक्फ बिल पर जिस तरह केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह ने बीजेपी का साथ दिया और बाद में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक में साफ साफ कह दिया कि मुसलमान जेडीयू को कभी वोट नहीं देते, इससे कहीं ना कहीं जेडीयू की नई धारा की सियासत का पता चलने लगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ललन सिंह के बयान पर भी नीतीश कुमार की जुबान अभी तक नहीं खुली है। इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने केंद्र और तमाम राज्य सरकारों को चेतावनी दी कि वो सांप्रदायिक तत्वों और उनके एजेंडे को संरक्षण देना बंद कर दे। मदनी ने कहा है कि सड़कें बनाई जाएं और देश के विकास की पहल की जाए, लेकिन अगर इंसानों के बीच जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव जारी रहा तो ये देश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। यही नहीं, मदनी ने तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान से भी इस बिल का विरोध करने की मांग कर डाली। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ घातक बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया गया। प्रस्ताव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों से ये मांग की गई कि वो मुसलमानों के हितों को देखते हुए इस विधेयक का पुरजोर विरोध करें। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना उमरान महफूज रहमानी की नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बड़ी चेतावनी दी गई थी। रहमानी ने कहा था कि एक तरफ जहां आप हुकूमत को पैगाम दें, वहीं दूसरी तरफ सरकार के सहयोगी दलों को भी बताएं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आपका किरदार क्या होना चाहिए।
नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मिल्लते इस्लामिया बताएं। अगर आप हमारे वोटों की ताकत से इक्तिदार यानी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे हैं और अगर आपने मुश्किल वक्त में हमारा साथ ना दिया तो हम वो हैं जो हम जाएंगे तो नहीं, हम आपको भी साथ लेकर जाएंगे। हमें हल्का फुल्का मत समझिएगा। ये तो थी वक्फ की बात। इसके अलावा असम में सीएम हिमंत बिस्व शर्मा की लीडरशिप वाली बीजेपी सरकार के बीफ बैन करने के फैसले को लेकर भी जेडीयू की तरफ से विरोध के सुर बुलंद होते दिखे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बीफ बैन पर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, लोगों को विकल्प देना चाहिए। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। ये फैसला राजधर्म के खिलाफ है और समझ से परे है। तो वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी कहा था कि भारत का संविधान सभी को खाने पीने की आजादी देता है। हम होटलों या सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस पर प्रतिबंध का समर्थन नहीं करते। इससे समाज में तनाव फैलेगा जो पहले से ही काफी ज्यादा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब बिहार में नीतीश की पार्टी जेडीयू बीजेपी को राजधर्म की याद दिला रही थी, उस वक्त मुंबई में महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे बिहार सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के साथ एक ही मंच पर काफी गर्मजोशी के साथ मुलाकात कर रहे थे। ऐसे में सियासी गलियारों में कयासों और चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी उपचुनाव के बाद एक कार्यक्रम में कहा था कि वो उन लोगों के काम नहीं करेंगे जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। वोट न देने वाले जाति समुदाय का भी उन्होंने भरे मंच पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और यादवों ने उन्हें वोट नहीं दिया है और नीतीश कुमार तब भी कुछ नहीं बोले थे, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामले आने पर नीतीश कुमार स्थिति स्पष्ट करते आए हैं। ऐसे में इस बार उनकी खामोशी काफी सस्पेंस पैदा करती है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी चुप्पी अब किस सियासी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि देखा जाता रहा है कि नीतीश कुमार जब किसी मुद्दे पर लंबे वक्त तक खामोश रहते हैं तो ये किसी तूफान के आने का संकेत होता है। अब ये सब तो बात रही एनडीए में मची खलबली की, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विपक्षी महागठबंधन में जिस तरह नेतृत्व को लेकर रस्साकशी के बीच ममता बनर्जी ने अपना एम्बिशन जाहिर किया और उनको इंडिया गठबंधन की लीडरशिप सौंपने को लेकर कई विपक्षी दलों का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो क्या ये नीतीश कुमार के लिए पाला बदलने का एक मुफीद मौका समझा जा सकता है? हाल ही में जब ये सवाल जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कब किसके साथ जाएंगे, कब क्या करेंगे, ये कहना मुश्किल है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जो भी दल विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, उनको लंबी और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि सब बयानों के इतर देखा जाए तो जब इंडिया गठबंधन की नींव रखी जा रही थी तब नीतीश कुमार खासकर सभी विपक्षी दलों को एक साथ आने पर तैयार करने के लिए मेन लीड में देखे जा रहे थे, जिसके चलते उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने को लेकर उस वक्त मांग जोरों पर उठी थी। हालांकि पीएम पद की दावेदारी पर उनका हक भी औरों से ज्यादा बताया जा रहा था। वहीं संयोजक की रेस में बंगाल सीएम ममता बनर्जी का भी नाम उस वक्त आगे चल रहा था, लेकिन ना तो इंडिया गठबंधन का कोई ऑफिशियल संयोजक बन पाया, ना ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की नौबत आई। और रही बात नीतीश कुमार की, तो वो तो लोकसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में वापसी कर चुके थे। हालांकि अब जब समीकरण वापस बदल रहे हैं तो कहा जा रहा है कि अगर हालात यूं ही रहे तो नीतीश कुमार ममता बनर्जी का सपोर्ट करते हुए इंडिया महागठबंधन में वापसी कर सकते हैं। यानी सब बातों का निचोड़ निकाला जाए तो दोनों ही गठबंधनों में इस वक्त तनाव पीक पर है। एनडीए में मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है तो इंडिया गठबंधन में तो नेतृत्व की बागडोर पर ही घमासान मच गया है। ऐसे में अब हर किसी की नजर टिकी है नीतीश कुमार के अगले कदम पर, क्योंकि अगले साल बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का वक्फ और फिर बीफ बैन पर यह साइलेंस मोड एनडीए के लिए आने वाले खतरे के अलर्ट की तरह समझा जाने लगा है, जिसका असर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की एनडीए सरकार पर भी पड़ना तय है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।